जब अंपायर्स के एक गलत फैसले ने क्रिकेट के गेम को बर्बाद करके रख दिया। Sachin Tendulkar was shocked. I mean, it's absolutely nowhere near the ball. Very well. Finger goes up. सबसे पहले बात करते हैं एंड्रयू स्ट्राउस के इस अनफॉर्चुनेट डिसमिसल की जो न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में आया था। बॉलर की एक अंदर आती बॉल पर स्ट्राउस शॉट मारने की कोशिश करते हैं, पर बॉल बैट का किनारा लेते हुए पैड से टकराती है। न्यूजीलैंड के प्लेयर्स एलबीडब्ल्यू की अपील करते हैं और अंपायर तुरंत उंगली खड़ी कर देते हैं। स्ट्राउस इस डिसीजन से बेहद नाराज नजर आते हैं और रीप्ले में जब इसे देखा जाता है तो साफ समझ आ जाता है कि आखिर बल्लेबाज क्यों अंपायर से इतना नाराज था। You watch his starting off the bat. Hugely. He's almost middled it onto his front pad. लेकिन ये डिसीजन तो बिली बोर्डन के इस गलत डिसीजन के सामने कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस बार इसके शिकार मुल्तान के सुल्तान कहे जाने वाले वीरेंद्र सहवाग थे। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्राथ की एक इन स्विंगिंग बॉल को सहवाग समझ नहीं पाते और वो बैट की एज लेते हुए पैड पर टकराती है। यहां भी ऑस्ट्रेलियंस एलबीडब्ल्यू की अपील करते हैं और बिली बोर्डन आउट दे देते हैं। इसके बाद सहवाग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अंपायर से कुछ बहस करते नजर आते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उस समय डीआरएस तो था नहीं, तो सहवाग को ना चाहते हुए भी पवेलियन लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हमारे अगले रॉन्ग डिसीजन के लिए तो डीआरएस की जरूरत भी नहीं थी। इसे देखकर आपको लगेगा कि शायद अंपायर उस दिन चश्मा घर पर ही छोड़ आए थे। मौका था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच का। आंद्रे एडम्स की एक बॉल पर एंड्रयू फ्लिंटॉफ डिफेंस करने जाते हैं, लेकिन बॉल उनके बैट से मिस हो जाती है। बॉल को कलेक्ट करते ही विकेट कीपर तेजी से अपील करता है और अंपायर बिना किसी सेकंड थॉट के उंगली खड़ी कर देता है। अब एंड्रयू फ्लिंटॉफ पहले तो कुछ नहीं कहते, जिससे सभी को लगता है कि वो आउट ही थे, लेकिन पवेलियन की ओर कुछ कदम बढ़ाते ही उनकी बॉडी लैंग्वेज में डिससैटिस्फैक्शन नजर आता है और इसका कारण हमें रीप्ले में पता चलता है, जहां फ्लिंटॉफ के बैट और बॉल के बीच इतना बड़ा गैप था जिसे नवजोत सिंह सिद्धू की लैंग्वेज में बोले तो यहां से हाथ ही निकल सकता था, लेकिन अंपायर की नजर इस पर पड़ी ही नहीं। पर दोस्तों, कम से कम यहां अंपायर के गलत फैसले ने एक विकेट का ही नुकसान किया था। कई डिसीजंस तो ऐसे हैं जिनके चलते एक इंटरनेशनल टीम को आज भी चोकर का टैग दिया जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं साउथ अफ्रीका की। साल 1992 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के सामने इंग्लैंड की चुनौती थी और साउथ अफ्रीका को 13 बॉल्स पर 22 रन्स की जरूरत थी, जहां उनके हाथ में 4 विकेट्स बचे हुए थे। लेकिन तभी बारिश आ जाती है और मैच को कुछ देर के लिए रोकना पड़ता है। यहां गेम में आता है रेन रूल, जिसके चलते साउथ अफ्रीका को एक रिवाइज्ड टारगेट दिया जाना था। पर जब इस रिवाइज्ड टारगेट का खुलासा किया जाता है तो साउथ अफ्रीका ही नहीं, पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह जाता है, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका को सिर्फ एक बॉल पर 22 रन्स की जरूरत थी, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क था। साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज मैदान पर तो उतरते हैं, लेकिन उन्हें मैच का नतीजा पहले ही पता होता है। उस दिन से लेकर आज तक साउथ अफ्रीका कभी भी किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप को नहीं जीत पाई है और चोकर्स का टैग उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं था। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे अंपायर्स किसी एक टीम के पीछे ही पड़ गए हों। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला साल 2008 के इनफेमस सिडनी टेस्ट मैच में, जहां भारत के खिलाफ अंपायर साफ तौर पर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का साथ देते नजर आए। ईशांत शर्मा की बॉल पर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज एंड्रयू साइमंड्स के बल्ले का एक बड़ा किनारा लगता है और विकेट कीपर एमएस धोनी कैच को कंप्लीट करते हैं। कमेंटेटर से लेकर दर्शक में बैठा हर एक इंसान पूरी तरह से श्योर था कि ये आउट है। लेकिन शायद मैदान पर एकमात्र अंपायर स्टीव बकनर ही थे जिन्हें यह दिखाई नहीं देता और वो इस डिसीजन को नॉट आउट दे देते हैं। इसके बाद हमें सौरव गांगुली की बॉल पर एक और गलत डिसीजन देखने को मिलता है, जब रिकी पॉन्टिंग के बल्ले से बॉल साफ टकराती है, लेकिन इस बार भी अंपायर उसे आउट नहीं देते। This was a nick down the leg side. We clearly ऑन फील्ड अंपायर्स काफी क्वेश्चनेबल थे, लेकिन यहाँ तो थर्ड अंपायर भी बायस डिसीजन दे देते हैं। अनिल कुंबले की बॉल पर एंड्रयू साइमंड स्टंप आउट हो गए थे और कमेंटेटर्स का भी यही मानना था।
That could be out. लेकिन जब थर्ड अंपायर का डिसीजन स्क्रीन पर आता है तो वो नॉट आउट होता है और फैसला एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के पक्ष में जाता है। Oh, that's a terrific delivery. And Dhoni gets the bails off in a flash. We'll just have a quick look. फिर हरभजन सिंह की बॉल पर एमएस धोनी एंड्रयू साइमंड्स को एक और बार स्टंपिंग करते हैं और अपील करते हैं, लेकिन स्टीव बकनर उसे नॉट आउट देते हैं। धोनी बकनर से कहते हैं कि उन्हें थर्ड अंपायर के पास जाना चाहिए, लेकिन बकनर उन्हें इग्नोर कर देते हैं और थर्ड अंपायर से कंसल्ट करने से इनकार कर देते हैं। जब इसका रिप्ले दिखाया गया तो साफ नजर आया कि साइमंड्स फिर से आउट थे। This time, Steve Buckner walks towards the stumps and does not even refer it to the third umpire. और जब ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करता है तब भी अंपायरिंग ब्लंडर्स देखने को मिलते हैं। एंड्रयू साइमंड्स एक बॉल राहुल द्रविड़ को फेंकते हैं जिसमें द्रविड़ का बैट क्लियरली पैड्स के पीछे होता है और बॉल उस लाइन से काफी दूर जा रही होती है, लेकिन जब साइमंड्स अपील करते हैं अंपायर बिना किसी हेजिटेशन के फिंगर उठा देते हैं और द्रविड़ को पवेलियन लौटना पड़ता है। To take India to an honourable draw, and here it was, absolutely nothing in it apparently. फिर ब्रेट ली की बॉल सौरव गांगुली के बैट का एज लेती है और स्लिप्स में माइकल क्लार्क के पास जाती है। क्लार्क कैच तो करते हैं, लेकिन बॉल क्लियरली ग्राउंड को टच कर चुकी होती है। Was caught by Michael Clark. Saurav Ganguly stood his ground. There is grounded the ball on the turf, so that is not out. फिर भी अंपायर बिना थर्ड अंपायर के पास गए सिर्फ रिकी पॉन्टिंग के कहने पर गांगुली को आउट दे देते हैं। यहां तक कि जैसे ही पॉन्टिंग अंपायर की तरफ देखकर सिग्नल करते हैं, अंपायर तुरंत उनका इशारा समझ जाते हैं, जैसे पॉन्टिंग ही इस मैच के थर्ड अंपायर हों। साफ तौर पर यह मैच ऑस्ट्रेलियन टीम और अंपायर्स के बीच मिली भगत का केस लगता है और जैसा कि सबको मालूम है, मैच के बाद दोनों अंपायर्स को सस्पेंड भी किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं बीबीएल के एक मैच की। वहां एक बैट्समैन रिवर्स शॉट खेल रहा होता है और स्पिन होती बॉल उसके बैट का एज लेकर पैड पर लगती है। बॉलिंग टीम अपील करती है एलबीडब्ल्यू के लिए और अंपायर बिना कुछ सोचे तुरंत आउट दे देते हैं। लेकिन जब हम रिप्ले देखते हैं तो क्लियरली दिखाई देता है कि बॉल पहले बैट से लगी थी और अगर मान भी लिया जाए कि अंपायर को यह समझ नहीं आया तो भी बॉल स्टंप्स को हिट कर ही नहीं रही थी, तो एलबीडब्ल्यू देना तो किसी भी एंगल से सही नहीं था। Oh my goodness, I said that. What is going on with this umpiring, Howie? There's something has to be done. This is just ridiculous. अब अगला वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो शायद क्रिकेट इतिहास का थर्ड अंपायर के द्वारा लिया गया सबसे घटिया डिसीजन था। बात काफी पुरानी है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के एक मैच की। वेस्ट इंडियन बल्लेबाज अनिल कुंबले की बॉल पर एक क्विक सिंगल लेने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मोहम्मद अजरुद्दीन फुर्ती से बॉल को पकड़ते हैं और स्टंप्स की तरफ थ्रो करते हैं। इंडियन विकेट कीपर बॉल को कलेक्ट करता है और तुरंत स्टंप्स पर मार देता है, लेकिन स्लो मोशन रिप्ले में साफ दिख रहा था कि वेस्ट इंडियन बैट्समैन क्रीज के अंदर था। बॉल थोड़ा स्लो थे निकलने में और ये अजरुद्दीन का बहुत अच्छा थ्रो, लेकिन शायद जस्ट अंदर हो। फिर भी अंपायर ने मैटर थर्ड अंपायर को रेफर किया और जब थर्ड अंपायर का डिसीजन आता है तो वो बैट्समैन आउट डिक्लेयर होता है। ये देखकर वेस्ट इंडीज की पूरी टीम हैरान रह जाती है। समझ ही नहीं आता कि क्या थर्ड अंपायर अपने कैमरे में बैठकर दूसरा मैच देख रहा था या फिर उसका वेस्ट इंडीज की टीम से कोई पर्सनल इशू चल रहा था। वैसे दोस्तों, अगर हम अंपायर्स के गलत फैसलों की बात कर ही रहे हैं तो पाकिस्तानी अंपायर अलीम दार को कैसे भूल सकते हैं। एक मैच चल रहा था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच, जहां जहीर खान एबी डिविलियर्स को बोल करते हैं। बॉल बैट का क्लियर एज लेकर स्लिप में सचिन तेंदुलकर के पास जाती है, जहां सचिन कैच कर लेते हैं। साफ तौर पर दिख रहा था कि बॉल इतना ज्यादा स्विंग नहीं कर सकती थी बिना बैट से टकराए, यानी बैट का एज पक्का था। इंडियन प्लेयर्स ने अपील किया और उन्हें पूरा विश्वास था कि ये आउट है। Sachin Tendulkar's taken, AB de Villiers is unmoved. The umpires unmoved. He reckons लेकिन अलीम दार उसे नॉट आउट दे देते हैं। ना जाने उन्हें वो एज नजर नहीं आया या फिर उन्होंने देखकर भी इग्नोर कर दिया। और अगर मान भी लिया जाए कि उन्होंने बैट से लगना नहीं देखा, तो भी अगर बॉल बैट से लगती तो वो एलबीडब्ल्यू भी था। लेकिन भाइयों, अगर आप सोच रहे हो कि अंपायरिंग गलतियां यहीं खत्म हो गई, तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि अभी असली शौक बाकी है। मौका था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल का। इंग्लैंड को जीत के लिए 3 बॉल्स पर 9 रन्स चाहिए थे और ट्रेंट बोल्ट की बॉल पर बेन स्टोक्स डीप में विकेट की तरफ शॉट मारते हैं। बाउंड्री लाइन से मार्टिन गप्टिल थ्रो फेंकते हैं, जो दूसरे रन के लिए भाग रहे बेन स्टोक्स के बैट से डिफ्लेक्ट होकर बाउंड्री के बाहर चली जाती है।
अब क्योंकि ये डिफ्लेक्शन एक्सीडेंटल था और स्टोक्स ने जानबूझकर थ्रो के बीच नहीं आने की कोशिश की थी, तो अंपायर कुमार धर्मसेना ने इसे 6 रन दिए, जिसमें 2 रन दौड़कर और 4 ओवर थ्रो के माने गए। लेकिन दोस्तों, यहां पे बड़ी बात यह थी कि जब बॉल डिफ्लेक्ट होती है, बेन स्टोक्स ने अब तक दूसरा रन कंप्लीट नहीं किया था और गप्टिल के थ्रो के वक्त दोनों बैट्समैन के बीच प्रॉपर क्रॉसिंग भी नहीं हुई थी। टेक्निकली एमसीसी के रूल नंबर 19.8 के हिसाब से ये 2 रन काउंट होने ही नहीं चाहिए थे। इसका मतलब इंग्लैंड को 6 नहीं, सिर्फ 5 रन मिलने चाहिए थे। लेकिन इस रूल का उल्लंघन करते हुए इंग्लैंड को पूरे 6 रन दिए जाते हैं, वो भी एक वर्ल्ड कप फाइनल जैसे मैच में, जहां एक एक रन जीत और हार का अंतर बन जाता है। और होता भी कुछ वही है। मैच टाई होता है और गेम चला जाता है सुपर ओवर तक। लेकिन इस सुपर ओवर में भी टाई हो जाता है और वर्ल्ड कप का फैसला होता है बाउंड्री काउंट रूल के बेसिस पे, जहां इंग्लैंड ज्यादा बाउंड्रीज मारने के चलते 2019 वर्ल्ड कप चैंपियन बन जाता है। जरा सोचिए, अगर उस मौके पर इंग्लैंड को 6 नहीं बल्कि सिर्फ 5 रन दिए जाते, तो आखिरी 2 बॉल्स के लिए बेन स्टोक्स नहीं, आदिल रशीद स्ट्राइक पर होते और उस वक्त अपनी बेस्ट फॉर्म में बॉलिंग कर रहे ट्रेंट बोल्ट शायद उसी दिन न्यूजीलैंड को वर्ल्ड चैंपियन बना चुके होते। इस घटना के बारे में साइमन टॉफल, जो अपने जमाने के सबसे एक्यूरेट अंपायर्स में गिने जाते हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि ये एक बड़ी अंपायरिंग एरर थी। बाकी अंपायर्स को छोड़िए, डिसीजन देने वाले कुमार धर्मसेना ने भी बाद में मान लिया कि ये उनकी गलती थी। हालांकि उन्होंने कहा कि यह डिसीजन जल्दबाजी में लिया गया था, जहां वो मैच की सारी डिटेल्स को ढंग से नहीं समझ पाए। दोस्तों, अब बात करते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक मैच की, जहां स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ एक और कंट्रोवर्शियल मोमेंट होता है। ऑस्ट्रेलियन स्पिनर एस्टन अगार्ड बॉलिंग कर रहे होते हैं। एक बॉल स्पिन होकर ब्रॉड के बैट का क्लियर एज लेती है और माइकल क्लार्क स्लिप में कैच कर लेते हैं। पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम 100% श्योर होती है कि विकेट मिल गया, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड अपनी जगह से हिलते तक नहीं। अंपायर भी फिंगर नहीं उठाते और ब्रॉड बिना वॉक किए मैदान पर खड़े रहते हैं। कमेंटेटर्स भी शॉक्ड होते हैं। सब क्रिटिसाइज करते हैं कि जब बॉल क्लियरली बैट से लगी थी तो अंपायर ने नॉट आउट का डिसीजन कैसे दे दिया। और इस मौके पर एक बार फिर अंपायरिंग पर सवाल उठ जाता है। Oh my goodness me. Speechless. The audacity of he just walked up the pitch and had a word with his. अब दोस्तों, आईपीएल के दौरान तो टीम्स को नो बॉल और वाइट बॉल के डिसीजंस तक के लिए रिव्यू मिलता है, लेकिन असली रिव्यू तो इस मैच में चाहिए था जहां ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान आमने सामने थे। जेसन जिलेस्पी की एक बॉल पाकिस्तानी बैट्समैन के दोनों पैरों के बीच से निकलती है, लेकिन अंपायर उसे वाइट बॉल डिक्लेयर कर देते हैं। This is a very beneficial over for Pakistan, even though they've lost the wicket. लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं था। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अंपायर्स मैच को अपनी मर्जी से चला रहे होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ 2006 के पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच में। इंग्लैंड की टीम इस पूरी सीरीज को डोमिनेट कर रही थी और वो पहले ही 2-0 से आगे थी, लेकिन सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान की तरफ से एक जबरदस्त कमबैक देखने को मिलता है। पाकिस्तानी पेसर्स ने इंग्लिश बैटिंग लाइनअप पर कहर ढा दिया था। मैच के 4th डे 56th ओवर में अंपायर डैरल हेयर बॉल को देखते हैं और नोटिस करते हैं कि बॉल पर टैंपरिंग के कुछ निशान हैं। यानी उनका शक होता है कि बॉलिंग टीम ने एक्स्ट्रा स्विंग के लिए बॉल के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन अंपायर के पास कोई भी सॉलिड सबूत नहीं होता। पाकिस्तानी टीम भी इस आरोप को पूरी तरह से नकार देती है। फिर भी अंपायर पाकिस्तान के खिलाफ 5 रन की पेनल्टी लगा देते हैं बिना किसी कॉन्क्रीट प्रूफ के। उस वक्त पाकिस्तान टीम कुछ नहीं बोलती और मैच चलने देती है, लेकिन टी ब्रेक के बाद वो ड्रेसिंग रूम से बाहर ही नहीं आती और अंपायर के डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। अंपायर्स पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम जाकर इंजमामुल हक से बात करते हैं, लेकिन टीम तब भी मैदान पर वापस नहीं आती। अंपायर्स वापस पिच पर आते हैं, बेल्स गिरा देते हैं और मैच टर्मिनेट करने का अनाउंसमेंट कर देते हैं। वो इंग्लैंड को विनर डिक्लेयर कर देते हैं और इस तरह इंग्लैंड सीरीज को 3-0 से जीत जाता है। ये देखकर पाकिस्तानी टीम तुरंत वापस फील्ड पर आती है और अंपायर से रिक्वेस्ट करती है कि मैच दोबारा स्टार्ट किया जाए, लेकिन अंपायर्स अपने डिसीजन पर एडमेंट रहते हैं और मैच ऑफिशियली खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री देखें तो जरूर ये डाउट उठता है कि शायद बॉल टैंपरिंग हुआ हो, लेकिन बिना किसी क्लियर सबूत के किसी भी टीम को ऐसे सेंसिटिव इश्यू में पीनलाइज कर देना अंपायर की बहुत बड़ी गलती थी। बाद में आईसीसी भी इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करती है और पूरी कंट्रोवर्सी के बाद पाकिस्तान को क्लीन चिट दी जाती है। अब बात करते हैं उस अंपायर की जिसे अगर हम क्रिकेट इतिहास का सबसे घटिया अंपायर कहें तो भी किसी को जरा भी आश्चर्य नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं स्टीव बकनर की।
बात है 2007 में खेले गए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की, जहां इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ एक विकेट की जरूरत थी। मॉन्टी पैनिसर बॉलिंग कर रहे होते हैं और उनकी एक बॉल श्रीशांत के पैड से टकराती है। Big shot. Not interested, Steve Buckner. ये साफ तौर पर एलबीडब्ल्यू था, ना कोई इनसाइड एज, ना बैट का कोई कांटेक्ट, बॉल सीधा पैड पर और लाइन के अंदर थी। लेकिन स्टीव बकनर ने इसे नॉट आउट डिक्लेयर कर दिया। पूरी इंग्लिश टीम शॉक में आ जाती है और कुछ देर बाद बैड लाइट के कारण मैच को रोका जाता है। जहां इंग्लैंड को जीत मिल सकती थी, वहां मैच ड्रॉ हो जाता है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ एक मिसाल थी। स्टीव बकनर ने बार बार सचिन तेंदुलकर को गलत डिसीजन देकर आउट किया, जैसे उनकी सचिन के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी हो। एक बार पाकिस्तान के खिलाफ अब्दुल रज्जाक की बॉल पर बकनर ने सचिन को कॉट बिहाइंड दे दिया, जबकि बैट और बॉल के बीच काफी डिस्टेंस था। सचिन ने बॉल को छुआ तक नहीं था। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि बॉल बैट से पास होने के बाद स्विंग हुई थी, लेकिन बैट का किनारा तो दूर दूर तक नहीं था। एक और मैच में ग्लेन मैकग्राथ की शॉर्ट पिच डिलीवरी पर सचिन तेंदुलकर ने बॉल को छोड़ दिया। बॉल उनके पैड पे लगी, लेकिन वो क्लियरली स्टंप्स के ऊपर जा रही थी। फिर भी ऑस्ट्रेलियन टीम ने एलबीडब्ल्यू की अपील की और स्टीव बकनर ने थोड़ी देर रुककर अपनी उंगली खड़ी कर दी, जैसे सचिन से दुश्मनी निकाल रहे हो। Watch the movement and then the bounce. Well, it's decked back, let it go. Everyone just thought he was going to be too high and say not out, but suddenly the finger came. लेकिन दोस्तों, यही तो सचिन की ग्रेटनेस थी कि उन्होंने कभी डिसीजन पर सवाल नहीं उठाया और नाराजगी भी नहीं दिखाई, सीधा पवेलियन लौट गए। कहा जाता है कि अगर स्टीव बकनर नहीं होते तो सचिन तेंदुलकर कम से कम 20 और सेंचुरीज अपने करियर में बना चुके होते। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट हिस्ट्री के कुछ सबसे बेकार अंपायरिंग डिसीजंस। आपको इनमें से कौन सा डिसीजन सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? और क्या आपको लगता है कि ये गलतियां सिर्फ गलतियां थी या कुछ अंपायर ने जानबूझकर किया था? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जाते जाते हमारे चैनल नॉन स्टॉप क्रिकेट को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।